हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से एफकैट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स सीरीज लॉन्च की गई। इस क्रैश कोर्स में हम आपके साथ मैथ्स, जीएस और मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश सारी वीडियोस फ्रीली शेयर करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स एफकैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मोर और लेस अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप पेशेंस बनाए रखें क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। बट बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। देखो, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस क्या करूँ। मैं आपके साथ अबाउट इम्पोर्टेंट बुक्स जो हमारे हिस्टोरिकल एंड बोथ करंट अफेयर्स बेस्ड जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, आपका अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। हर बार पूछा गया है वन से एक से दो क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ हिस्टोरिकल एंड करंट अफेयर्स बेस्ड जो कि हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स, न्यूज़पेपर, ऑथर्स, पब्लिशिंग जो भी था वो सब डिस्कस करूंगा। सिर्फ यही नहीं, हिस्टोरिकल बुक्स में जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फिगर है, राजा राम, उन्होंने एक मिरतुल समाचार या करके एक कुछ लेख लिखा है। ठीक है। वो एक उनका न्यूज़पेपर है। अब मैं सिर्फ आपको वो नहीं बताऊंगा कि ये राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने A to Z चीजें लिखा है, महात्मा गांधी है, इन्होंने A to Z लिखा है, नहीं। अब इनकी ये जो पर्सनालिटीज हैं, ये फिगर्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ये आपको हिस्ट्री में भी मदद करेगी। प्लस ये जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो भी हैं वो सब, और उनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। इधर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इसकी मैंने आप सभी को पीडीएफ हमारे स्टडी फंडा के मेन ग्रुप CDS एफकैट बाय स्टडी फंडा उसमें, और जो कि हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों के लिए जो हमारे एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, इन दोनों ग्रुप में मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा ये पीडीएफ। और लास्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो से आपके अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 25 में से अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस से रिलेटेड, जिसमें से 5 क्वेश्चन के लगभग आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे। तो सोचिए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइस दैट यू मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। ओके। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है एक मॉरल स्टोरी है। हम सभी लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां सुनी है या फिर टेलीविजन पे देखा है। ये किसने लिखी है? ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। विष्णु शर्मा वॉज एन इंडियन स्कॉलर एंड ऑथर हु रोट पंचतंत्र। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कथाएं लिखी। ठीक है। इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि एक मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करती है बच्चों में। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतना सिंपल बुक का नाम आपने क्यों लिखा है। तो ये जो बुक है ये आपके PYQ में से मैंने उठाया। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रोट द बुक पंचतंत्र। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बुक है मुद्राक्ष। मुद्राक्ष जो है ये विशाख दत्ता ने लिखी। विशाख दत्ता जो कि ने एक बुक लिखी मुद्राक्ष। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। इस बुक में है क्या? इस बुक की स्टोरी क्या है, थीम क्या है? तो ये बुक जो है ये
चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के ऊपर एक प्ले है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के ऊपर एक प्ले लिखा गया है। किसके द्वारा? विशाख दत्ता के द्वारा। कौन सी बुक में? मुद्राक्ष में। याद रखना, विशाख दत्ता ने मुद्राक्ष में लिखी है। क्या है ये? कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। और इसमें है क्या? इसमें है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दोगे कि विशाख दत्ता कौन से किंग के कोर्ट में थे। ठीक है, चलो मैं आपको इसका एक हिंट भी दे देता हूँ। ये आपका रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। अब बताओ कि ये कौन से किंग के कोर्ट में थे। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो। CAPF 2020 और 21, आई डोंट नो विच ईयर, बट इन्हीं 2 साल में से एक साल में एक क्वेश्चन था कि मैच द, इसमें से गलत ऑप्शन चूज करो। तो 4 राइटर के नाम थे, 4 किताबों के नाम थे, उसमें से एक ऑप्शन था आपका ये मुद्राक्ष का भी। ठीक है, तो ये याद करना। आप अगर फ्यूचर में CDS और CAPF को भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो इससे आपको आसानी मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 चैप्टर्स। अष्ट मतलब 8, और अध्याय मतलब चैप्टर्स। ये किसने लिखी है? ये पन्नी ने लिखी है। ये क्या है? इट इज अ संस्कृत ट्रीटीज ऑन ग्रामर। ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। इन 5th और 6th सेंचुरी BC, 5th और 6th सेंचुरी BC में ये किताब कंपोज लिखी थी पन्नी ने। कौन सी? अष्टाध्यायी। याद रखना, पन्नी ने एक किताब लिखी थी। कौन सी? अष्टाध्यायी। 5th to 6th सेंचुरी BC में। अगला बुक, मिर्च कर्तिकम। शूद्रक ने, एक हमारे राइटर थे एशियन टाइम में, शूद्रक। शूद्रक ने 3 संस्कृत प्लेस लिखे हैं। कौन कौन से? मिर्च कर्तिका, विनावस दत्ता, एंड पद्म प्रभि प्रभिरितिका। शूद्रक ने 3 प्लेस लिखे हैं। कौन कौन से? मिर्च कर्तिका, विनावस विनावस दत्ता, एंड पद्म प्रभृतिका। ठीक है, ये 3 प्ले हैं। सॉरी, मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट ये तीनों प्ले आपके शूद्रक ने लिखे हैं। तो इसको आप याद रखना। ये शूद्रक ने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं? मृच्छकटिका, विनावसतता, एंड पद्म प्रभृतिका। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हमारा टॉप। अगले जो राइटर है हमारे, वो है कालिदास। कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको माना जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक के इतिहास में सबसे महान राइटर अगर कोई हुआ है तो वो कालिदास। ठीक है, कालिदास क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। ये संस्कृत भाषी थे। संस्कृत भाषा में अपने जो भी लिखते थे वो संस्कृत भाषा में लिखते थे। ही इज कंसिडर्ड एज एंशियंट इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट। एंशियंट इंडिया की सबसे महान पोएट और प्ले राइटर माने जाते हैं। इनकी जो बुक्स, इनकी जो पोएट्री है या इनकी जो राइटिंग्स है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये वेदास के ऊपर बेस्ड, वैदिक ग्रंथों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वैदिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत एंड पुराण, इनके ऊपर इनकी जो भी राइटिंग्स है वो बेस्ड है। कालिदास की राइटिंग वेद, रामायण, महाभारत और पुराण के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने 3 प्लेस, 2 एपिक पोयम, एपिक पोयम मतलब महाकाव्य, एंड 2 शॉर्ट पोएम्स लिखी है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले इनके 3 हम एपिक प्लेस देखते हैं। 3 एपिक प्लेस हैं, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, एंड विक्रमोर्वयम। ठीक है, ये इनके 3 प्लेस हैं। कौन कौन से? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, एंड विक्रमोर्वयम। इसके बाद इनके 2 महाकाव्य, जो 2 इनके एपिक पोयम है, वो देखते हैं। वो कौन से हैं? तो इनके 2 एपिक पोयम है, कुमार संभवम एंड रघुवंशम। कौन कौन से?
कुमार संभवम एंड रघुवंशम। इसके बाद इन्होंने जो दो शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं वो भी देख लो, मेघदूतम एंड खंड काव्य। सो बच्चों ये सभी, ये आपके कितने हो गए, 3 2 5 2 7, ये सातों नाम याद रखना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी चीज, कौन सा प्ले आपका कालिदास जी ने लिखा है, या इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं लिखा है, ऐसे करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सा लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा रजत रंगिनी। रजत रंगिनी एक कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर बुक है, जो कि कलाहन ने लिखी। कलाहन एक राइटर थे जिन्होंने एक, कलहन was a great poet who composed long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। कश्मीर के इतिहास के लिए आज भी हम कलहन की रजत रंगिनी को ही एक बहुत ही बेसिक बुक मानते हैं, जिससे हम वो कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। तो कश्मीर के बारे में कलहन ने लिखा है, कौन सी बुक लिखी है, रजत रंगिनी। ठीक है। ही यूज वराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। इन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट, आई विटनेस, इंस्क्रिप्शंस और अर्ली हिस्टोरियन से बात की थी अपने इस अकाउंट को लिखने से पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलहन ने रजत रंगिनी की आ, एक रजत रंगिनी बुक को कंपोज किया है, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। अगले अगले है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक हमारे बहुत बड़े, बहुत महान इंडियन स्टेट्समैन हुए हैं, कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या, चाणक्य ऑल्सो कॉल्ड एज कौटिल्य, और विष्णुगुप्त। Hindu states was a Hindu statesman and philosopher who wrote classic treatises on polity, अर्थशास्त्र। एक राजा का क्या कर्तव्य है, क्या उसका धर्म है, उसे अपने राज्य में बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, वो सब इस बुक में मेंशन। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने। कौटिल्य के और भी क्या नाम थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो आपको एग्जाम में ये नाम भी दे सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर आपने ये देखा है, ये वीडियो और ये पढ़ा है, तो आपको क्लियर होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला है कदम्बरी। कदम्बरी बाण भट्ट ने लिखी। बाण भट्ट एक इंडियन राइटर थे एंशियंट टाइम के। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी, कौन कौन सी, हर्षचरित, हर्षचरित हर्षा के चरित्र के बारे में, और दूसरी कदम्बरी। हर्षा कौन थे, हर्षा हमारे, हम जहाँ मतलब मानते हैं कि ये हमारे लास्ट, ये एंशियंट इंडिया हमारा यहाँ तक खत्म होता है, तो वो जो लास्ट जो डायनेस्टी थी वो थी हमारी वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के किंग थे हर्षवर्धन। उनके बायोग्राफी लिखी है बाण भट्ट ने, उसका नाम क्या है, हर्षचरित। ठीक है। और एक इन्होंने हर्षचरित्र लिखी है, दूसरी इन्होंने लिखी है कदम्बरी। ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल। सोचो, दुनिया की सबसे पुरानी नॉवल हमारे इंडियन राइटर ने लिखी है। कौन थे, बाण भट्ट थे। अगला है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बहुत ही मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क थे, अश्वघोष। इन्होंने लाइफ ऑफ बुद्धा, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जिनसे ही बुद्धिज्म ये जो रिलीजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में इन हिज बुक बुद्ध चरित मेंशन किया है। ठीक है। ये बुक कौन सी भाषा में है, क्लासिकल संस्कृत भाषा में। क्लासिकल संस्कृत भाषा में ये किताब लिखी गई है। कौन सी किताब, बुद्ध चरित। किसने लिखी है, अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई एक किताब है, एक एपिक पोयम है। ठीक है। शाहनामा क्या बताती है, शाहनामा मींस बुक ऑफ किंग्स, राजाओं के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन मेंशन है। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोयम, दुनिया की सबसे लंबी एपिक पोयम क्रिएटेड बाय सिंगल पोएट।
एकमात्र पोएट द्वारा क्रिएट की गई जो वर्ल्ड की सबसे लंबी एपिक पोयम है, वो शाहनामा है। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट एपिक इन पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज। और जो पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां पे ही इस किताब को सबसे बड़ी एपिक माना जाता है। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ये महमूद ऑफ गजनी जो थे, जिन्होंने इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेड किया था, 17 टाइम्स, उनके कोर्ट पोएट थे। कौन? फिरदौसी। उन्होंने शाहनामा लिखी। ठीक है, याद रखना। अगले हमारे अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न। क्या? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है। इन्होंने अकबर की बायोग्राफी, अकबरनामा को कंपोज की थी। अकबर की बायोग्राफी, अकबरनामा को कंपोज की थी। ये क्या था? अकबर की बायोग्राफी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अकबरनामा जो है, ये किताब 3 वॉल्यूम में लिखी गई है। 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वॉल्यूम जो कि अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, कि ह्यूमन कैसे बने, क्या हुआ, उन सब के बारे में। सेकंड, अबाउट मुगल डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई, वो सब है। थर्ड वॉल्यूम, जिसको एन ए अकबरी, जिसको ऐन अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड वॉल्यूम, जिसको ऐन अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है। ये अकबर की हिस्ट्री के बारे में, अकबर की पूरी जीवनी के बारे में हमें बताती है। तो याद रखना, अक, अकबरनामा was composed by Abul Fazl. This book has 3 volumes and the third volume is known as ऐन अकबरी। तो ऐन अकबरी भी अगर पूछे कि किसने कंपोज किया है, तो आप क्या लिखोगे? अबुल फजल। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इन्होंने पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल भी किया था। जो क्रिश्चियन रिलीजन में की जो सबसे होली बुक है, बाइबल, उसका पर्शियन पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन भी किया था। किसने? अबुल फजल ने। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर पूछे कि अकबरनामा किसने कंपोज की, अबुल फजल। ऐन अकबरी किसने कंपोज की, अबुल फजल। बाइबल को पर्शियन भाषा में फर्स्ट टाइम किसने ट्रांसलेट किया, अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हमारे कबीर दास। कबीर दास, हमारा जो मेडिएवल इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेडिएवल टाइम्स में जो हमारा भक्ति मूवमेंट चल रहा था, उसके सबसे बड़े, सबसे मतलब सबसे बड़े तो कहना गलत होगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नाम था कबीर दास जी का। इनके इनके जो टीचिंग्स थे, वो हमें कई सारी किताबों में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कबीर दास की टीचिंग हमें आदि ग्रंथ साहिब, जो कि सिख रिलीजन में उनकी बड़ी होली बुक है, आदि ग्रंथ साहिब, उसमें भी कबीर दास की टीचिंग मिलती है। इनकी टीचिंग राजस्थान में कबीर ग्रंथावली के नाम से कंपाइल करके रखी गई। क्या? राजस्थान में इनकी जो टीचिंग्स है वो कबीर ग्रंथावली के नाम से एक बुक में कंपाइल करके रखी गई। इन्होंने कबीर बीजक, कबीर परचाई, सखी ग्रंथ, ये सब लिखा है, या इन किताबों में इनकी टीचिंग्स अवेलेबल। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे है आपका हुमायूं नामा। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार, जस्ट मोमेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको इनफैक्ट कह सकता हूँ कि एनडीए, सीडीएस और एफकैट में तो कई बार, इन सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम वॉज अ हाफ सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं। एम्परर हुमायूं इनके हाफ ब्रदर थे, मतलब सौतेले भाई। ये उनकी हाफ सिस्टर थी। ठीक है। हुमायूं नामा अकबर ने गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपने भाई के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, हुमायूं नामा। ओके, अकबर के रिक्वेस्ट है।
अगला है हमारा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये किसने लिखी? ये अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। कौन सी भाषा में लिखी? पर्शियन लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2 2020 के एग्जाम में कि अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी है वो कौन सी भाषा में है? ऑप्शन थे अरेबिक, पर्शियन, उर्दू और एक और कोई था। तो याद रखना, अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी? किताब उल हिंद। कौन सी भाषा में? पर्शियन भाषा में, ठीक है। किताब उल हिंद इन पर्शियन लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। पद्मावत। आप सभी लोगों ने शायद ये मूवी देखी होगी, पद्मावत। संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड मूवी थी। ये पद्मावत मूवी में तो देखो कई सारे फैक्ट्स काफी डिस्टॉर्ट करके बताए गए, लेकिन ये जो मूवी किस थीम के ऊपर बेस्ड थी, तो वो इस बुक पद्मावत के ऊपर बेस्ड थी। पद्मावत बुक जो थी वो किसने कंपोज की थी? वो कंपोज की थी आपके मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने कंपोज की थी। ये इंडियन सूफी पोएट एंड पीर थे। इंडियन सूफी पोएट थे। ये अवधी भाषा में अपनी राइटिंग्स लिखते थे, और इनका बेस्ट नोन वर्क है पद्मावत। अबाउट पद्मावत में क्या है? क्वीन पद्मिनी के बारे में ये पूरी बुक है। क्वीन पद्मिनी कौन थी? क्वीन पद्मिनी एक क्वीन थी हमारी, जिन्होंने जौहर अटेम्प्ट किया था। जिन्होंने जौहर अटेम्प्ट किया था, और अपनी मतलब कि सम्मान के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे ये सब अभी तक मैंने जो आपको करवाया ये था पूरा एंशियंट इंडिया का। एंशियंट इंडिया के जो भी हमारे एंशियंट और मिडिवल टाइम्स में जो भी हमारी हिस्टोरिकल बुक्स थी, जो भी राइटर्स थे, मैंने उन सब के बारे में आपको बताया। अब जो मॉडर्न टाइम्स में जो भी बुक्स बुक्स न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन या वीकली जर्नल, ये सब जो भी रिलीज हुआ है थ्रू आवर फ्रीडम फाइटर्स और एनी वन, उन सब के बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बंगाल गैजेट के बारे में। बंगाल गैजेट जेम्स ऑगस्टक हिक्की जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने 1780 में स्टैब्लिश किया। इट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया। सोचो, बंगाल गैजेट एक इंग्लिश में जो जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने स्टैब्लिश किया था इन 1780, एंड इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया। एशिया में पहला न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था वो बंगाल गैजेट था। किसने प्रिंट किया था? जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे मैं बहुत जोर दे के समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए कि जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने बंगाल गैजेट जो कि एशिया का फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर था, वो बनाया था। इट वॉज पब्लिश फॉर 2 इयर्स। ये 2 साल के लिए पब्लिश हुआ, 1780 से 1782। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस न्यूज़पेपर को सीज कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय हमारा एक, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, सेंसरशिप एक्ट आया था। सेंसरशिप एक्ट पास किया गया था, जिससे जो भी न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग प्रेस थे उनके ऊपर इसका बहुत ही गलत असर पड़ा था, ठीक है। सो ये याद रखना कि बंगाल गैजेट जेम्स ऑगस्ट तक हिक्की ने प्रिंट किया था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द एशिया। एशिया का पहला है, मतलब इंडिया का भी पहला ही है, ठीक है, याद रखना। अगला है इंडियन गैजेट। इंडियन गैजेट ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। 1787 कैलकाटा में उन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टैब्लिश किया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी इंसान थे? ये इसलिए हेनरी विवियन डेरोजियो रिवॉल्यूशनरी थे क्योंकि इन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी ने इन्हें पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया
पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सॉरी, मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा था। ठीक है जी। हेनरी विवियन डेरोजियो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल लीडर थे बंगाल के। ठीक है। इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इन लोगों को, जो टेरोजियन जो पाथ फॉलो करते थे, उनको पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था। अब ये कौन थे, इनके बारे में डिटेल में देख। 1826 में डेरोजियो को अपॉइंट किया गया एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज, जो कि 1817 में, याद रखना, 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था। वहां पे इनको क्या कहते हैं, एज अ इंग्लिश टीचर अपॉइंट किया गया। ठीक है। हिज ब्रिलियंट लेक्चर्स प्रेजेंटेड क्लोजली रीसेंट आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन हिज वाइड रीडिंग। He encouraged students to read Thomas Paine's Rights of Man and other free-thinking texts. ये बहुत ही वाइडली रेड पर्सन थे, और जो कि काफी रीजनड आर्ग्यूमेंट देते थे, जिस वजह से इनके आइडियाज बहुत रिवॉल्यूशनरी थे। और इनके आइडियाज सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थे। ये एकदम राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन सब की बात करते थे। सोचो, 100 साल पहले, या आपके भगत सिंह जो थे हमारे, ये भगत सिंह हमारे यहाँ से तकरीबन 100 साल के बाद भगत सिंह इंडियन नेशनलिज्म के सीन में आए थे। उससे पहले हेनरी विवियन डेरोजियो 100 साल पहले वो राइट्स ऑफ मैन, फ्री थिंकिंग, इन सब के ऊपर जोर देते। ही इंस्पायर्ड हिज फॉलोअर्स एंड स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। ये अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते थे और कहते थे कि आप सब लोग क्वेश्चन करिए कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा ये अगर गलत हो रहा है तो उसको उसके ऊपर भी आवाज उठाइए। ठीक है। डेरोजियो एंड हिज फेमस फॉलोअर्स वर नोन एज टेरोजियंस एंड यंग बंगाल। इन्होंने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यंग बंगाल बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है। दे चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लिबरल थिंकिंग ऑफ ब्रिटेन। डेरोजियो डाइड इन 1833 ड्यू टू कॉलेरा। डेरोजियो की डेथ के बाद यंग बंगाल मूवमेंट भी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। तो ये याद रखना, ये हिस्ट्री का भी एक आप लोगों के मैंने क्वेश्चन बना दिया कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था। ठीक है। ये हैं आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। इन लोगों को सुरेंद्र नाथ बनर्जी पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते थे। पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते थे। इनके आइडियाज बहुत रेडिकल थे। उस समय उस समय सबसे रेडिकल इन्हीं के आइडियाज थे कि हमें फ्री थिंकिंग के बारे में, हमें ह्यूमन राइट्स, हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स के अधिकार, इन सब के बारे में ये बात करते थे। ठीक है। अगला है हमारा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, जो कि हमारे मॉडर्न इंडिया के सबसे महान, एक मतलब बहुत ही महान, वो क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों में से एक थे, नेशनल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने, कि हम बुक्स के बारे में भी देखेंगे प्लस उनकी लाइफ के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन इन 1821, संवाद कौमुदी, एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, संवाद कौमुदी, इन 1821, एंड पर्शियन भाषा में मिरातुल अखबार, जो न्यूज़पेपर था, उसकी स्थापना की थी। मिरातुल अखबार वाज द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है। राजा राम मोहन राय बहुत ही वाइडली रेड पर्सन थे। इनको बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती थी। ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन इन 1821, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, इन सभी न्यूज़पेपर और वीकलीज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय का पहला जो वर्क था, तुव्वत उल मुहाद्दीन, गिफ्ट ऑफ थीसिस, वाज पब्लिश्ड इन 1803। तुव्वत उल मुहाद्दीन, मुहाद्दीन, ये इनका पहला वर्क था। ठीक है। जो कि 1803 में पब्लिश हुआ था।
जहाँ पे ये बात करते थे, ही एक्सपोज इर्रेशनल रिलीजियस बिलीफ, जो कि हम हमारी सोसाइटी में अभी भी थोड़ा अभी भी है, कि बहुत ही इर्रेशनल सी बातें होती है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्ली सामने से चली गई तो रास्ता काट दिया, ये सारी जो बातें हैं, तो ये है इसमें। ठीक है, उन्होंने इन सारी चीजों को एक्सपोज किया था। करप्ट प्रैक्टिसेस इन हिंदूज एंड बिलीफ ऑफ रिविलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मिरेकल्स एक्सेट्रा। इन्होंने एकदम फ्री थिंकिंग और एकदम लॉजिकल चीजों को प्रमोट किया था, और जो भी इरेशनल बातें थी उन सबको एक्सपोज किया था। सबसे पहले इन्होंने तुव्वतुल मुहिद्दीन इन 1803 लिखी थी, जिसमें इन्होंने इन सारे करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्ट बिलीफ को एक्सपोज किया था। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा कैलकटा में उसकी स्थापना की। क्या? 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कैलकटा में, टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति की पूजा, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल, और बाकी जो सोशल हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिव चीजें हैं उन सब के अगेंस्ट इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था। याद रखना, 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था। ही क्रिटिसाइज रिचुअलिज्म इन क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड। इन्होंने, ये सिर्फ ये नहीं था कि हिंदुइज्म के बारे में वो लिख रहे हैं कि यार हिंदू सोसाइटी में ये गलत गलत चीजें हैं। जो भी सोसाइटी में गलत चीजें थी इन्होंने उन सब के ऊपर आवाज उठाई थी। ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था, जिसमें इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी में जो रिचुअल्स होते हैं उन उसको उसके अगेंस्ट बात की थी। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा स्टैब्लिश की। 1828 में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मो सभा, इन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में हम ब्रह्मो समाज के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज pioneering थॉट एंड एक्शन ऑन emancipation of women, especially abolition of sati and widow remarriage. ड्यू टू हिज ड्यू टू हिज एफर्ट्स ओनली सती को बैन किया गया था इंडिया में। इनके एफर्ट्स के द्वारा की वजह से ही इंडिया में उस समय ब्रिटिश सरकार ने सती जो प्रथा थी हमारी हिंदू रिलीजन में, उसको बैन किया था। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया। 1817 में, जो मैं आपको बता रहा था, हेनरी विवियन डेरोजियो इसी कॉलेज में पढ़ाते थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेरे की मदद की टू इस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज। ठीक है, डेविड हेरे की मदद की टू इस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज इस्टैब्लिश करने में। 1825 में ही इस्टैब्लिश वेदांता कॉलेज। याद रखना, 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, वेयर कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वर ऑफर्ड। जहाँ पे बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न कोर्सेज दोनों जो इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न में जो कोर्सेज थे वो सारे कोर्सेज इस वेदांता कॉलेज में ऑफर किए जाते थे। यहाँ से मैंने आपको पूरा राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक बड़ी ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है। इस स्लाइड को दोबारा देखना, जो मैंने बोला है उससे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको आपसे आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, हेरेस के वो डेविड हेरे के हिंदू कॉलेज, इन सब के बारे में बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस जो किताबें और जो पब्लिकेशन, जो भी चीजें, वीकली जर्नल्स राजा राम मोहन रॉय जी की हैं, उन सब का भी नाम याद रखना। क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्राह्मणिकल मैगजीन इन 1821, संवाद कौमुदी इन 1821, और पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार, इट वाज द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओके, आगे चलते हैं। ये हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। अगले हमारे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, he was an Indian political leader, merchant, scholar, writer who served in second, ninth and 22nd president of INC. इन्होंने अ, 3 बार प्रेसिडेंट कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 1867 में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक थ्योरी प्रस्तुत की थी कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से सारा पैसा निकाल के अपने यहाँ ले जा रहे हैं, कैसे इंडिया को गरीब किया जा रहा है। और उस उन्होंने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में अपनी एक किताब पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर लिखा था। याद रखना बच्चों, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नारोजी ने दी थी। ये जो थ्योरी है, ये पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये जो थ्योरी अपनी इस बुक में एक्सप्लेन की थी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है, बताती थी कि कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इंडिया को अंदर से गरीब, अंदर से खोखला कर रही है, कैसे उन हमें हमारा पैसा जो है वो बाहर ले जाया जा रहा है, हमें गरीब किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने एक रस्त गोप्ता, द ट्रुथ टेलर, एंग्लो गुजराती पेपर की भी स्थापना की थी इन 1854। याद रखना, इन्होंने रस्त गोफ्तर की भी स्थापना की थी। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसके ऊपर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ एंड वेरियस एसएससी एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स, मार्क माय वर्ड्स, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में, तो याद रखना इन चीजों को। अगला है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर वॉज फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश। ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश था। ठीक है, इट वॉज पब्लिश इन कैलकाटा, स्टार्टेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इंडियन मिरर न्यूज़पेपर इन 1862। इंडियन मिरर was the first Indian daily newspaper in English which was published in Calcutta. It was started by Devendranath Tagore in 1862. इनके जो पिताजी थे वो थे द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस, हम इन्हें कह सकते हैं, बहुत ही मतलब इन्हों बेसिकली जो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी, उनमें से एक एसोसिएशन थी जमींदारी एसोसिएशन। अर्लीस्ट अर्लियर सबसे अर्लियर जो हमारे मॉडर्न टाइम में सबसे पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बननी शुरू हुई, उसमें से एक एसोसिएशन थी जमींदारी एसोसिएशन। ये एसोसिएशन 1838 में बनी थी। 1838 में बनी थी। किसने बनाई थी? द्वारका नाथ टैगोर। इसके बाद द्वारका नाथ टैगोर, जब हमने पढ़ लिया, तो इन्होंने एक और चीज, एक और एसोसिएशन स्टैब्लिश किया था। क्या? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन 1843 स्टैब्लिश किया। जमींदारी एसोसिएशन जो थे, वो जमींदारों के हक के बारे में बात करते थे कि जमींदारों को अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनके बारे में बेसिकली बात करती थी कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लाए वो जमींदारों के फेवर में लाए। उसके बाद 1843 में इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी, जो कि कॉमन पीपल के इश्यूज के बारे में बात करती थी। देन इन 1851 इन्होंने इन दोनों सोसाइटी को मर्ज कर दिया आपस में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लॉन्च, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, याद रखना, ये द्वारका नाथ टैगोर जो देवेंद्र नाथ टैगोर, अभी हमें तो देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। ये मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री द्वारका नाथ टैगोर के बारे में बताई है। पूछा जा सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन किसने स्टार्ट किया, तो द्वारका नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1838 में स्टार्ट किया। उन्होंने और कौन सी एक सोसाइटी स्टार्ट की थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब की? 1843 में। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया और कौन सी सोसाइटी बनाई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब? 1851। ठीक है,
तो देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हम आते हैं। इन्होंने इंडियन मिरर, जो कि इंडियन डेली न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश था, उसकी स्थापना की थी इन 1862। ठीक है। इससे पहले ये तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा, एक सभा फाउंड की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और वो तत्वबोधिनी सभा एक जनरल भी पास करती थी तत्वबोधिनी पत्रिका नाम से। तत्वबोधिनी सभा एक जनरल पास करती थी तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से। ठीक है। ये भी कौन करते थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद अब देवेंद्र नाथ टैगोर की हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी जो पत्रिका है इनकी, ये जो पत्रिका है इनकी, ये 1839 में स्टार्ट किया था। 1842 में आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया। उसके बाद ब्रह्मो समाज में डिवीजन हुआ। डिवीजन मतलब कि उस उधर ना फैक्शंस अलग हो। तो वो क्या क्या कब और कैसे थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मो समाज, उसके बाद ब्रह्मो समाज दो हिस्सों में टूट गया। एक आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, और दूसरा ब्रह्मो समाज इंडिया। कौन से साल में? 1866। किसने स्टैब्लिश किया था? केसीएस। केसीएस कौन थे? केशव चंद्र सेन। याद रखना, केशव चंद्र सेन। मेरे पास स्पेस कम है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्मो समाज इंडिया की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद ये ब्रह्मो समाज इंडिया फिर से दो फैक्शन में टूटा। क्या? ब्रह्मो समाज इंडिया, इंडिया जहाँ पे कौन थे आपके? केसीएस अपने, केशव चंद्र सिंह। और जो दूसरा फैक्शन था वो बना है क्या? साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है। तो ये है आपके। और ये ब्रह्मो समाज कौन सा वाला है? ये 1828 में जो आपके राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक। देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने इंडियन मिरर स्टार्ट किया है, इन्होंने एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी स्टैब्लिश स्टार्ट किया था 1839, बंगाली भाषा में। ठीक है। कुछ समय बाद इनका जो तत्वबोधिनी सभा है वो इन्होंने ब्रह्मो समाज में मिला लिया, जब इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया। और फिर ये ब्रह्मो समाज ऐसे आगे बढ़ा। ठीक है। तो ये याद रखना। ये जो ये इस स्लाइड में जो भी डेटा है, मैंने आपको ये इधर चार्ट बना के समझा दिया है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। नहीं तो वैसे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वीडियो को पीछे जाके देखो, ये तो समझ आ जाएगा। अगला है दो न्यूज़पेपर। बंगाली, विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय एस एन बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरी अमृत बाजार पत्रिका, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया था? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। इन दोनों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। बोथ बंगाली एंड अमृत बाजार पत्रिका वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया डेली वॉज योर इंडियन मिरर, जो हमने पीछे पढ़ा है। किसने स्टैब्लिश किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, 1862। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली न्यूज़पेपर की स्थापना की थी। इससे पहले जो रीजनल लैंग्वेज में और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो भी चीजें आती थी वो न्यूज़पेपर नहीं था, वो वीकली मैगजीन्स होती थी या फोर्टनाइटली चीजें होती थी या कोई किसी की बुक थी। बट डेली न्यूज़पेपर रीजनल लैंग्वेज में नहीं। इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, एस एन बनर्जी was the first Indian, remember, was the first Indian editor to go into jail for its publication in newspaper. ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन एडिटर
टू गो टू द जेल। ये पहले इंडियन एडिटर थे जो जेल गए फॉर हिज पब्लिकेशन। अपनी पब्लिकेशन इन्होंने एक जज के ऊपर कुछ लिखा था। जज ने सालिग्राम, एक मूर्ति है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सालिग्राम एक टेम्पल है या मूर्ति है, उसके ऊपर बहुत ही गलत उन्होंने अपना कमेंट पास कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने न्यूज़पेपर बंगाली में कुछ लिखा था, और उसकी वजह से ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एडिटर टू गो इनटू द जेल। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला है इंडियन स्टेट्समैन। ये 1875 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इंडियन स्टेट्समैन 1875 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ न्यूज़पेपर। देन योर मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर द हिंदू, जो कि आप में से भी कई लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, ये 1878 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ वीकली न्यूज़पेपर, मतलब हफ्ते में एक आएगा। ठीक है, उसके बाद 1889 में इसको डेली कर दिया गया था। द हिंदू, जो कि चेन्नई में पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम, चेन्नई में इसका ओरिजिन है, वॉज फर्स्ट टाइम। वो जो स्टार्टिंग में जब आया था तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, द हिंदू स्टार्टिंग में जब आया था तो एक वीकली न्यूज़पेपर था। उसके बाद 1889 में इसको क्या कहते हैं, डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया। द हिंदू को फाउंड किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास के थे, इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को फाउंड किया था। याद रखना इस चीज को, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा समझ आता है ये न्यूज़पेपर? इसकी लैंग्वेज बहुत टफ। ये यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं ना सिविल सर्विसेज वाले, वो इस न्यूज़पेपर को, एक और है इंडियन एक्सप्रेस, उसको रेफर करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा केसरी एंड महारट्टा, या मराठा भी इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? तो ये जो न्यूज़पेपर है केसरी, केसरी याद रखना, ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई न्यूज़पेपर। ठीक है, दूसरा है मराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ा नए थोड़ा ये है, मतलब क्या कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगा याद करने में, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे पूछता है केसरी कौन से लैंग्वेज में, मराठा कौन से लैंग्वेज में। तो केसरी मराठी भाषा में है, मराठा इंग्लिश भाषा में। ये दो केसरी जो है आपकी डेली न्यूज़पेपर आती थी, और मराठा आपकी वीकली एक मैगजीन आती। अब ये लिखा किसने? ये लिखा है आपके बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य, ये भी पूछ लेता है एपिथेट कि लोकमान्य किसे कहते हैं, दीन बंधु किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक homework याद आ गया। चलो, जब ये बात हो ही गई तो अब बताओगे आप मुझे, दीन बंधु ये किसे कहा जाता है? मैं इसमें थोड़ा हिंट देता हूँ। दीन बंधु जो है, ये आपके महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम है किसी एक व्यक्ति को। आपको मुझे उस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केसरी और मराठा, ये आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। इन्होंने दो और किताबें भी लिखी हैं। क्या? गीता रहस्य एंड आर्टिक होम ऑफ वेदास। कौन कौन सी? गीता रहस्य एंड आर्टिक होम ऑफ वेदास, ये भी लिखी है। ही वॉज अ डिवोट हिंदू, ये मतलब एक कट्टर हिंदू थे, एंड यूज हिंदू स्क्रिप्चर्स टू अराउज पीपल एंड फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। ये स्टार्टिंग में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने, देखो स्टार्टिंग में जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना, बिफोर गांधी जी के आने से पहले तक जो नेशनल मूवमेंट था, वो जो आईएनसी थी, उसकी एक्टिविटी उतनी वो नहीं थी। अगर मैं आपको मॉडरेट्स का बताऊं, तो मॉडरेट्स जो थे वो मासेस में अपनी बात नहीं स्प्रेड करते थे, मासेस से बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मासेस इतनी एजुकेटेड नहीं। बट आपके बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने डायरेक्टली जाके मासेस को भी ज्वाइन, वो क्या, इन्वॉल्व किया। तो जब मासेस को इन्वॉल्व किया इन्होंने, और मासेस को अपने साथ लिया, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में एकदम दम करके रख दिया था। ठीक है, बहुत ब्रिटिशर्स को इन्होंने परेशान किया था। इनका एक बहुत फेमस स्लोगन भी है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर, ठीक है।
ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ सेल्फ रूल। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ना, सोचो ये बात तब से हो, इन्होंने सेल्फ रूल के ऊपर एम्फोसिस दिया था। एक बुक लिखी है वैलेंटाइन शिरोल। ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा गया। ठीक है, एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में पूछा गया। एंड मैं इतना स्ट्रेस देके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। ये जब मैं एनडीए का अटेम्प्ट दे रहा था अपना, तो उसमें ये क्वेश्चन था वैलेंटाइन शिरो, ये इंडियन अनरेस्ट, ये किताब किसने लिखी है। तो उस समय मेरे को पता नहीं था, फिर जब मैंने बाद में पढ़ा इसके बारे में तो मेरे को पता चला। तो वैलेंटाइन शिरोल ने किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, और उसमें कहा कि तिलक इज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मतलब तिलक जो है, भारत में ये जो अनरेस्ट क्रिएट किया है, एक जो लीडर ने जो अनरेस्ट, एक मतलब आप समझ सकते हो, एक जो नया वेव लाया है, आजादी की एक नई भावना जो जगाई है, वो तिलक थे। तिलक वॉज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इन्होंने कहा था। किसने? वैलेंटाइन शिरोव ने। किसमें? अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख। अब हम तिलक के जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने बात स्टार्ट कर ही दी है, तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, इनका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि हमारे लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, ऑल दो आपको हिस्ट्री आर्यन सर पढ़ाएंगे, लेकिन जब इनका नाम आ गया, ये पर्सनालिटी के बारे में हम बात करना शुरू कर दिए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा मैंने सोचा आपको मैं भी बता दूं, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा एक तरीके। ही प्रोपोगेटेड स्वदेशी मूव एंड एनकरेज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये मूवमेंट का रीजन क्यों था, ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ? ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एज अ एज अ आप कह सकते हो रिएक्शन अगेंस्ट, रिएक्शन, एक ये रिएक्शन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल को डिवाइड करने का, बंगाल डिवाइड का जो फरमान जारी किया था 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्या किया था कि हम बंगाल को दो टुकड़ों में बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ताकि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, इनको फिर हम आपस में लड़वाएंगे और इनके ऊपर रूल करेंगे। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है, ये बंगाल डिवाइड की वजह से हुआ था। और इन्होंने वो स्वदेशी मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद इनका मेजर जो सबसे बड़ी इनकी जो वो मानी जाती है उपलब्धि, वो है इंडियन होम रूल मूवमेंट। 1916 में, देखो 1908 से 1914 तक इनको जेल हो गई थी फॉर 6 ईयर। इनको मैंडले भेज दिया गया था। 1914 में जब ये बाहर आए, तो इन्होंने देखा कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट, ये जो छोड़ के गए थे और जो अभी है, वो मतलब एकदम ढीला पड़ चुका है, कोई इसमें जान नहीं। तो फिर इन्होंने दोबारा इसमें जान फूकी और 1916 में इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। अब होम रूल मूवमेंट की बात हो गई है, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं डिटेल में। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने स्टार्ट किया। किस किसने? बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, और दूसरी कौन थी? एनी बेसेंट। ये मैं नाम शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं लिख सकूं। ठीक है, आप समझ जाना, ये बाल गंगाधर तिलक है, ये एनी बेसेंट है। इन दोनों ने होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन ईयर 1960, 1916 में स्टार्ट किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल, जो इनका जो एरिया ऑफ डोमिनेशन था, ये जिस एरिया में इनका वो था, कौन कौन से एरिया में? ही वर्कड इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे इंक्लूडेड नहीं है, बॉम्बे एक्सक्लूडेड। महाराष्ट्र, सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटक एंड बिहार। इनका जो होम रूल मूवमेंट था, वो इन जगह पे था। और बाकी इंडिया में एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट चल रहा था। इनका, इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी जो डिमांड्स थी, वो था कि एजुकेशन इन वर्नाकुलर, वर्नाकुलर भाषा में बच्चों को पढ़ाओ। देखो कोई अगर उस समय, देखो आज की डेट में भी इंग्लिश है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम नीचे के तबकों में जाके देखें, तो इंग्लिश का उतना वो नहीं है, पकड़ नहीं है। तो सोचो आज से 110 साल, 100 साल पहले इंग्लिश की क्या हालत रही होगी। ये तो एक एलीट की भाषा है। अब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई गांव से एक बच्चा उठ के
जा रहा है स्कूल, आप उसको तुरंत इंग्लिश में पढ़ाने लगोगे, वो बच्चा तो अगले दिन स्कूल ही नहीं जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कौन सी एलियन भाषा है ना। उसके लिए तो वो एलियन भाषा उसने तो कभी सुनी नहीं। तो ये इनका था कि बच्चों को आप वर्नाकुलर में पढ़ाओ, ठीक है। और दूसरा, स्वराज की इनकी बात थी। दूसरी इनकी सबसे बड़ी मेजर जो जीत मानी जाती है, ठीक है, इनका जो सबसे मतलब कहते हैं कि सबसे मेजर जो इनका बात थी वो था इन लखनऊ पैक्ट। जैसे कि आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में बट गए। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में बट गए। तो इन दोनों ये दोनों आपस में अलग हो गए कि हमें अब अलग से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और हमें अलग से, ठीक है। तो 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन जो हुआ था, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में दोस्ती करवाई थी इन दोनों को। एक्सट्रीमिस्ट को रीएडमिशन करवाया था, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरी चीज लखनऊ पैक्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्या, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों ने साथ मिलकर कहा कि अब हम साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग, इंडियन वो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में साथ आई थी इस सेशन में, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला है युगांतर, जिसको जुगांतर भी कहते हैं। ये बरिंदर कुमार घोष, जो कि औरबिंदो घोष के भाई थे और एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, उनके द्वारा लिखी कई एक प्रकाशित, उनके द्वारा प्रकाशित एक किताब वो है, वीकली है। क्या है, युगांतर या जुगांतर। अगला है हमारा गदर। न्यूज़पेपर गदर जो है, ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाद में इसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाने लगा। ये गदर पार्टी का, गदर पार्टी जो थी, जो फॉर्म हुई थी, उसका ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। द गदर न्यूज़पेपर, गदर पार्टी, ये गदर पार्टी के मेंबर्स हैं, उनका एक वीकली न्यूज़पेपर था। गदर पार्टी आपकी सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुई थी बाय लाला हरदयाल इन 1913, ठीक है। इन्होंने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ट्राई किया कि हम जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी हम जो क्या कहते हैं, उनको हम अपनी तरफ मिला लें और अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ें और देश को आजाद करवा सकें, ठीक है। ये इनका पूरा वो प्लान ऑफ एक्शन था। ऑल्दो ये फेल हो गए थे ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन ये याद रखना कि गदर न्यूज़पेपर, गदर पार्टी की वीकली, एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्टैब्लिश की थी इन 1913 इन कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अगले हैं हमारे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें और बहुत सारे इनके लेख, जैसे कि कास्ट इन इंडिया, मूक नायक, ये सब आपको, आप एक दो तीन बार पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर लो, दो तीन बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको एकदम एब्सोल्युटली ए टू जेड क्लियर हो जाए, क्योंकि इनमें से पूछ सकता है कहीं से भी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर 1920 में इन्होंने न्यूज़पेपर की दुनिया में कदम रखा, और इनका फर्स्ट न्यूज़पेपर था मूक नायक, जो कि मैंने आपको जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने मेंशन कर रखा। फर्स्ट न्यूज़पेपर था इनका मूक नायक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे चल के तीन और न्यूज़पेपर लिखे, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत। ये थे हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये सारे इनके बुक्स और न्यूज़पेपर हैं, इनको आप देख लेना और समझ लेना ढंग से, क्योंकि ये पूछ सकता है इनमें से कोई सब। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से जो है वो यही है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता प्रबुद्ध भारत, ये सब सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। अगले हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इनका एक न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड was established in लखनऊ
ऑन 9 सितंबर 1938 बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित ये न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी बुक भी लिखी है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये एट्थ क्लास में आप लोगों के, अगर सीबीएसई बोर्ड से अगर आप लोग होगे, तो एट्थ क्लास में ये शायद हमारे कोर्स में भी है, भारत की खोज, है ना। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, कौन सी डॉटर, इंदिरा गांधी जी, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, उनको लेटर लिखे थे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एसेंशियल राइटिंग्स एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये सारी किताबें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। प्लस इन्होंने एक न्यूज़पेपर अभी स्टैब्लिश किया था नेशनल हेराल्ड के नाम से। ठीक है। अगले हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या बापू। ये फादर ऑफ फादर ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्होंने न्यूज़पेपर हिंद स्वराज पब्लिश किया था गुजराती भाषा में इन ईयर 1909। इसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन हरिजन भी हरिजन भी स्टार्ट किया था। ठीक है। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये सारी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी स्टार्ट किया था। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम की एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने जिसमें इन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन में कैसे इनके दिमाग में स्वराज का आइडिया आया, कैसे इन्होंने अ, अफ्रीका में अ, सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी, सब चीज के बारे में काफी डिटेल में। इसके अलावा इनकी अलग अलग बायोग्राफी, अदर बायोग्राफीज लाइक सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका, आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी पहले साउथ अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक साउथ अफ्रीका में। ठीक है। 9 जनवरी 9 जैन 1915 को ये इंडिया आए थे। इस दिन को आज भी हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। वहां पे इन्होंने जो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में, इस बुक में मेंशन है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल लीग। ये सारी किताबें और न्यूज़पेपर और जनरल्स और मैगजीन्स महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इन सब को आप देख लेना, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के बहुत बड़े फिगर हैं। इनके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है। पूछा जा सकता है। और जो भी इनके इन्होंने लिखा है वो सब इस स्लाइड में, तो याद रखना है इन चीजों को। अब हमारा हिस्टोरिकल जो भी न्यूज, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स थे, मैंने वो सारे आपको कवर करवा दिए। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों सेक्शन से। जो भी मतलब कि प्रोबेबल न्यूज़पेपर बुक्स ऑथर्स थे, उन सब के बारे में मैंने कवर करवा दिए। अब हम आते हैं करंट बेस्ड, जो करंट में हमारा जो बुक्स रिलीज हुई हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो है। तो ये है आपके जनवरी में जो भी बुक्स एंड ऑथर्स आई हैं, वो उनके बारे में। ये दिसंबर, मैंने पिछले तकरीबन 3-4 महीने का आपको दे दिया है, क्योंकि इतने का ही आपको पूछा जाता है कैट एग्जाम में। ठीक है। ये नवंबर और ये अक्टूबर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मैं अपना वीडियो 2 मिनट के लिए ऑफ कर लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का। स्टार्टिंग से मैं आपको दे देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। और इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है। आप इन सबको पढ़ लेना। 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एकदम फिट हो जाएगा, दिमाग में याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। ये है जनवरी का। दिसंबर, ले लो ढंग से। नवंबर, अक्टूबर। सो ये सारे आपके करंट बेस्ड जो भी न्यूज, जो भी बुक्स हैं रिलीज हुई हैं,
उनका और उनके ऑथर का नेम, ये सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी एंड फैसिलिटेट रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प्स टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स जो है, जो फूड में हम जो खाना खाते हैं उसके उसमें वो कंपाउंड्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उस कंपाउंड का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स एनर्जी, वो एनर्जी हमें देता है। ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिपेयर एंड ग्रोथ में हमारा काम, हमारे बॉडी में कोई भी रिपेयर का काम होगा या बॉडी ग्रोथ का जो भी काम होगा उसमें, प्लस वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी एंड फैसिलिटेट्स वेरियस थिंग्स इन आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो कि हमें बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में हम हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को काफी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, देखो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग बी, ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, फंक्शन द मेटाबॉलिक एक्टिव सिस्टम, और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके फंक्शन में भी मदद करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करती है और बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में भी मदद करती है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या इंक्लूड होता है? फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, फिर है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि एसेंशियल है बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, बट बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है। कौन कौन से हैं वो? कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन, ये आयरन दोबारा रिपीट हो गया है, मिनरल्स एंड विटामिन सी। कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन सी, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में है। ये सब भी बॉडी को चाहिए होता है, बट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, ये जो मैंने स्लाइड बनाया है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं फॉर एफकैट पर्पज से बनाया। तो इसमें मैंने एफकैट के लिए जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब ऐड, ये अगर आप कर लोगे तो एफकैट के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन। कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बीइंग में एनर्जी का मेन सोर्स है। इट कंप्राइजेज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये तीन टाइप के वेरियस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये तीनों मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इट इंक्लूड फाइबर, शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये फाइबर, शुगर और स्टार्च इंक्लूड करते हैं। दे आर यूजुअली लो कैलोरीज, कम कैलोरीज में होते हैं, एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइट जब आप ज्यादा अमाउंट में कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हो तो आपका ये जो एक्स्ट्रा कार्ब्स जो होता है वो बॉडी में एज अ फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। फैट्स क्या होता है? डिपॉजिटेड एनर्जी। जब भी आपको जरूरत होगी वो एनर्जी फैट से लेगा, और फिर आपको की बॉडी की एक्टिविटी ताकि कंटिन्यू रहे उसमें मदद करता है। ठीक है, अगला है आपका कैल्शियम। इट इज अ मिनरल दैट इज वाइटल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ। ठीक है, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इन वेरी फ्यूअर क्वांटिटीज इट इज ऑल्सो नीडेड टू आवर नर्व्स, मसल्स वर्क एंड हार्ट। बहुत थोड़े क्वांटिटी में ये हमारे नर्व्स, मसल्स एंड हार्ट्स में भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से हैं? तो पुडिंग, मिल्क, योगर्ट, टोफू, कैंड फिश, ये सब आपके कैल्शियम के सोर्सेज हैं। अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो गई, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस डिजीज हो सकती है।
कैल्शियम की कमी हो गई तो ओस्टियोपोरोसिस डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखना कौन सी डिजीज किससे होती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओस्टियोपोरोसिस आपके कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेन, नर्व्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। कोलेस्ट्रॉल जो है, देखो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, गुड और बैड। गुड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, और बैड जो होता है हमारे हार्ट, वो आर्टरीज वगैरह में ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, और जिस वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर ब्रेन, नर्व्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। इन जगह फंक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल जो है हार्मोन्स और एंजाइम फॉर्म करने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? चीज, मिल्क, चिकन, बीफ एंड फिश, इन सभी जगहों से आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ब्रेन, नर्व्स और सेल की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट ऑल्सो परफॉर्म एसेंशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। किस किस फूड में इन्वॉल्व होता है? ये चीज, मिल्क, चिकन, बीफ और फिश में से हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अगला है हमारा फैट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैलोरीज। मैंने जैसे आपको कहा था, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होते हैं वो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे आपने देखा होगा फेस पे, आ, आपके क्या कहते हैं, साइड वेज पे, थाइस पे, आपके पेट पे। ठीक है, इन सब जगह आपके जो एक्स्ट्रा कार्ब्स है वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब भी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, तो यहाँ से वो बर्न आउट करके प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 9 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरीज कंसिस्ट करते हैं। It is almost twice the calories that we get from carbohydrates and protein. It is almost twice. ठीक है, fat is usually found in foods that we use in cooking as spreads on bread and also found in snacks and pastries. और तभी जो लोग ज्यादा ये बाहर का खाना खाते हैं, तली भुनी चीजें या ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली वो लोग मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका आयरन। आयरन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन आर आरबीसीज। हमारे रेड ब्लड सेल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट्स फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑर्गन्स, मसल्स एंड सेल। इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का। ये कहाँ से मिलता है आपको? स्पिनिच, सोयाबीन एंड अदर लीफी वेजिटेबल्स। ये आपको स्पिनिच, सोयाबीन और अदर लीफी वेजिटेबल्स से आपको आयरन जो है मिलता है। ठीक है, आयरन की कमी अगर हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी होती है? बताओ। अगर आयरन की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपने एक नाम सुना होगा, एनीमिया। आपको एनीमिया हो जाता है, पर्सन एनीमियाटिक बन जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। सीडीएस में पूछा गया है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। वी ऑब्टेन प्रोटीन इन फूड सच एज नट्स, लेंटिल्स, बीफ, राइस, चिकन, बीफ एक्सेट्रा। इन सब जगह से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए, अगर प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो दो बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी? क्वाशरकोर एंड मरासमस। क्वाशरकोर एंड मरासमस। ठीक है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है बॉडी में? टू बिल्ड मसल्स। मसल्स वगैरह बिल्ड करने के लिए आपने देखा होगा कि जो लोग हैवी ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे जिम में या बाहर, वो प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं वो सप्लीमेंट प्रोटीन? टू टेक केयर ऑफ देयर नीड ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन। वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो उनको चाहिए होता है ताकि उनका मसल जल्दी रिपेयर और ग्रो हो सके, उस कारण वो प्रोटीन लेते हैं। अगला है आपका सोडियम। Foods like milk, fresh vegetables contain sodium. Lack of sodium might lead to high BP. अगर बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको? मिल्क में और फ्रेश वेजिटेबल्स में।
ठीक है, तभी कहते हैं कि सब्जियां खानी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब प्रोटीन। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंने पढ़ाया था ना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड से कंपोज होते हैं, ठीक है। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाइट्रोजन जो है बहुत एसेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मरासमस और क्वाशरकोफ, इस नाम की दो बीमारी हो सकती है अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई। अब प्रोटीन जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई सबसे पहले ये फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, मैंने जैसे बताया कि ये फॉर्मेशन आपकी बॉडी में मसल फॉर्मेशन के लिए काम आती है। इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। प्रोटीन जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन कैरी होते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एंड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ व्हाट। मतलब इस स्लाइड में जो भी है, मैंने सब कुछ बहुत ही शॉर्ट करके लिखा है, जो भी टू दी पॉइंट चीजें हैं वही लिखी, ठीक है। तो ये पढ़ना आप। अगला है विटामिन। विटामिन्स आर नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर होता है, बट प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ and development, repair, healing of wounds, maintaining healthy bones and tissues, and for proper functioning of immune system and other biological functions. मतलब विटामिन आपको चाहिए तो बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन अगर आपने वो कम क्वांटिटी भी नहीं ली, तो आपका ये सारे जो फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन आपके लिए इसलिए जरूरी है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, हम विटामिन को दो टाइप में पढ़ते हैं, कौन कौन से? फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। क्या? विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। अब फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या होता है? फैट सॉल्यूबल विटामिन कंसिस्ट ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है, ये फैट में डिसॉल्व हो जाता है। अगला है आपका वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में आपका विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, दीज टू आर विटामिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब हम इन दोनों के बारे में, इन दोनों ग्रुप ऑफ विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है, मैं मानता हूं कि वो सीरियस एस्पिरेंट होगा। सेकंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ना सिर्फ आपको एफकैट में मिलेगा, बट आपका 2 महीने बाद सीडीएस का पेपर भी है। इससे डायरेक्टली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में, और एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एफकैट। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। विटामिन ए। विटामिन ए हेल्प्स इन डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ टीथ एंड स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। टीथ के डेवलपमेंट, ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन सबके डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। दिस में रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। विटामिन ए जो अगर अच्छे अमाउंट में आप लेते हो तो आपका कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती है। ये मैंने विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई के बारे में जो भी चीजें हैं वो सब इसमें लिख दिया कि इनका क्या फंक्शन है, क्या चीजें हैं, वो सब इस स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। तो जब आप इसको पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई विटामिन की जरूरत क्या होती है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ। बट अगर विटामिन की कमी हो गई तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी, कौन से विटामिन से कौन से? विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये आप इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी आपको हो सकती है।
विटामिन B1 थायमाइन, इसकी कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इसके उससे रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन, रिटार्डेड ग्रोथ और बैड स्किन की आपको दिक्कत हो सकती है। विटा बैड स्किन मीन्स आपने देखा होगा कईयों की स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेस आ जाते हैं, तो वो सब होता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबलामिन भी कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोकोबलामिन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन CDS 2021 में पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी एस्कोबैरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन सी को एस्कोबैरिक एसिड भी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स, विटामिन सी एस्कोबैरिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, कमी से रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी जो है, इसको पुअर मेंस विटामिन भी कहते हैं, पुअर मेंस विटामिन, क्यों कहते होंगे इसे, एनी गेस? विटामिन डी को पुअर मेंस विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन आपको सनलाइट से मिलती है, ये विटामिन आपको सनलाइट से मिलती है। विटामिन के, ये विटामिन के जो है, इट फॉर्म्स क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन, टू स्टॉप, टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून रोकने के लिए जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो, उसके लिए आपको विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी आप को चोट लगती है या कहीं से खून निकलता है तो कुछ देर बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक क्लॉट सा जम जाता है, क्यों? ड्यू टू विटामिन के, ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस बॉडी से ना हो, बॉडी को नुकसान ना हो, ठीक है, उस वजह से उसके ऊपर एक क्लॉट जम जाता है। ओके, ये है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी में कई सारे विटामिन है, विटामिन B1 B2 B3 B5 B7 9 12, ठीक है, उन सब के बारे में एक एक करके मैंने लिखा है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी अब देखते हैं। विटामिन B1, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, विटामिन B1, दे आर रिक्वायर्ड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम। B1 का क्या रिक्वायरमेंट होता है? वो एनर्जी डिराइव करता है उस खाने से जो कि हमने कंज्यूम किया है। दे एक्ट एज अ सपोर्टिव सिस्टम फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूज होता है। दे आर फाउंड इन वेरियस फूड प्रोडक्ट लाइक पोक, whole grains, lentils, spinach, sunflower, seeds, milk, red meat, cauliflower, and nuts. Vitamin B1 is also known as thiamine. और B1 की कमी से अभी मैंने आपको बताया कौन सी बीमारी हो सकती है, पेरी पेरी, ठीक है। विटामिन B2, इट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। दे आर फाउंड इन फूड प्रोडक्ट्स सच एज ब्रोकली, सीरियल्स, एग्स, सैल्मन मिल्क एंड स्पिनच, ये आपके ब्रोकली, सीरियल्स, एग, सैलमन मिल्क एंड स्पिनच से आपको मिलता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज योर विटामिन B3, इट सपोर्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी, ये विटामिन B3 जो है ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए और प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये आपको कहाँ से, इट इज वन अमंग द फॉर्म ऑफ निकोटोनिक एसिड, इट इज वन अमंग अमंग द फॉर्म ऑफ निकोटोनिक एसिड, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नाइसिन, इसको हम नाइसिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? लेंटिल्स, पीनट्स, बीफ, फिश एंड पोल्ट्री, जो भी चीजें हैं जैसे चिकन वगैरह, वहां से हमें विटामिन B3 मिलता है। नेक्स्ट इज योर विटामिन B5, विटामिन B5 दे आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट एंड फूड सोर्सेज, दे रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी, ये हमारी बॉडी में जो सेलुलर एनर्जी है उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। फूड सोर्सेज कंटेनिंग विटामिन B5 इंक्लूड पीनट्स, कैशू, एवोकाडोज, ब्राउन राइस, मिल्क, लेंटिल्स, ब्रोकली, एग योक, सोया बीन्स एंड ब्राउन राइस, इन सब जगह से आपको विटामिन B5 मिलता है। विटामिन B5 को पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है।
आगे है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 की फैक्टर इन रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शनिंग। वेरियस बॉडी फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी में चलता रहता है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये विटामिन B6 बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्साइन भी कहा जाता है। दे आर नेसेसरी फॉर मेटाबोलाइजिंग द ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट इज योर विटामिन B7। विटामिन B7 आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी से। B7 को बायोटीन भी कहा जाता है। इट्स ये आपको मिल सकता है। इट सपोर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ नेल्स, हेयर और स्किन। नेल्स, हेयर और स्किन की ग्रोथ के लिए विटामिन B7 रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B9, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट इन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फेटल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ से मिलेगा? बीट्स, एवोकाडो, ऑरेंज जूस और डेट से। विटामिन B12, इसको कोबलामाइन भी कहते हैं, कोबलामाइन भी कहते हैं। ठीक है। कोबलामाइन और विटामिन B12 आपको एग्स, मिल्क, फिश, बीफ और चिकन से मिलता है। ठीक है। सो ये है आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में A to Z सारी चीज। इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये विटामिन आपको कहाँ से मिलेगा, सब कुछ। ठीक है। आई होप आपको समझ आया। मिनरल्स। अब मिनरल्स भी देख लेते हैं। मिनरल्स जो है, उनकी डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या हो सकता है। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो तो आपके बोन्स कमजोर होंगे एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। फॉस्फोरस से बैक टीथ एंड बोन्स। आयरन, एनीमिया। आयोडीन से गोइटर एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड। आप वो जो गोइटर गर्दन फूल जाता है, वो आपको आयोडीन की कमी से देखने को मिलती है। ठीक है। अब मुझे आप इसका बताओगे कि गोइटर सही कैसे हो। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। आप लोग ढूंढोगे। ठीक है, कि गोइटर। अब ये मत बोल देना कि आयोडीन से सही होता है गोइटर। पूरा मेरे को इसका प्रोसेस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट इज योर कॉपर। कॉपर लो एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। अगर कॉपर की कमी है तो आपको भूख कम लगेगी और ग्रोथ जो होगा वो स्लो डाउन होता है। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, प्लीज 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 लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। आप जैसे देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट वीडियो की लेंथ लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास की होने वाली है। 1.5 पौने 2 घंटे की हो चुकी है। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को भी बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है। ये जैसे वीडियो तो बनी है 2 घंटे, तकरीबन 1.5 2 घंटे की वीडियो बनेगी। इसकी PPT बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपके लिए मेरे को पूरा पेपर एनालाइज करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट है, कौन सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई, आप लोग SSB देने जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आप SSB क्वालिफाई करके अकेडमी ज्वाइन करें और सर्व करें देश को। ठीक है, यही हम लोगों का प्रिंसिपल है और विजन है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट जो है, कई, हाँ, कई टाइप की यूनिट्स होती हैं। उसके फंडामेंटल यूनिट और उसको हम किस किस सिस्टम में नापते हैं उसके बारे में। लेंथ, इसको हम CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में हम इसको सेंटीमीटर कहते हैं। MKS में सेकंड, ये S जो है ये सेकंड है। मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। इसमें मीटर, इसमें फुट, मास को हम ग्राम, किलोग्राम, पाउंड और टाइम को सेकंड, हर उसमें सेकंड ही कहा जाता है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। उनका जो SI यूनिट है वो ये है, उनके सिंबल ये। क्या क्या है वो 7 क्वांटिटीज, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेंथ। लेंथ, इसको मीटर कहा जाता है, SI यूनिट, और इसका सिंबल स्मॉल m होता है। मास, इस किलोग्राम, SI यूनिट और सिंबल kg। टाइम को सेकेंड, और SI यूनिट सिंबल s, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, SI सिंबल कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन, जो आपका टेम्परेचर है वो हम केल्विन में मेजर करते हैं, हम सेल्सियस में मेजर नहीं करते हैं। जो SI यूनिट है, जो
स्टैंडर्ड जो हम साइंटिफिक पर्पस के लिए मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। के इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सीडी। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, MOL। सो ये है आपका टोटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैंने यह जो स्लाइड है ये बनाई है और इसके बारे में मेंशन किया है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से इस टॉपिक से पूछा जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कई लोगों को इनके नाम नहीं पता होते, ठीक है, बट अब आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होती है। फर्मी, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, यूज टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। बहुत छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। हम थोड़ी ना, ऐसे मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये अगर मैं मीटर से नापने लगा तब तो यार बहुत ही हो जाएगा। तो इसके लिए जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस मेजर करना हम फर्मी का यूज करते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर यूनिट की लेंथ है, यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, जो कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस होते हैं उसको मेजर करने के लिए। वन लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 9.4 इंटू 10 to the power 15 मीटर्स, ठीक है, इतना दूर होता है एक लाइट ईयर। पारसेक भी आपका ये 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है। पार्सेक भी आपका लेंथ मेजर करने के लिए होता है फॉर वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। सोचो, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 to the power 15 मीटर्स, ठीक है। पार्सेक में होता है 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। बान, अगला यूनिट है बान। इट इज अ यूनिट ऑफ एरिया फॉर मेजरिंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन कोलिजन। स्कैटरिंग, वो जो कोलिजन में हम मेजर करते हैं, और ये एरिया की यूनिट होती है। क्रोनोमीटर एंड मेट्रोनोमीम इज अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये टाइम मेजर करती है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे मोटे ये चीजें पूछ लेता है कैट का एग्जाम, ठीक है। तो कुछ भी ना छूटे इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड करवा दिया। अब बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इससे हमारा भी मोटिवेशन हाई रहे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाना और रिकॉर्ड करना बहुत बहुत टफ टास्क है, मैं सच में आपको कह सकता हूँ। इसलिए जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आप बताते हो कि सर बहुत अच्छा लगा, समझ आई चीजें, तो हमें भी लगता है कि और मेहनत से और अच्छा आपको कंटेंट दें, ठीक है। इसलिए प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जिसने पूरा देखा होगा या जो पूरा देखेगा या जो पढ़ेगा ये, उसके अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस एफकैट एग्जाम में पक्के हो गए, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।